मैं मानता हूं कि आधुनिक भारत में जब तक ये सरकार के दो खिलाड़ी मैदान में नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव से बड़ा मैं चाणक्य नहीं मानता किसी को। आप अगर कुछ काम नहीं कर सकते और ये देख रहे हैं कि मेरे होते हुए ये काम नहीं होगा, लेकिन उसकी नींव रख के चले जाइए। कोई आएगा 2019 में वो अपने आप कर लेगा। 24 फरवरी 1994 को भारत के ज्वाइंट सेशन के अंदर एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक मुद्दा है, कॉमा, अटल जी वाला कॉमा नहीं। उसने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवादित मुद्दा है और यह मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि जिस कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो हमें वापस लेना है, कोई तीसरा मुद्दा नहीं है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू यू अमृत वॉइस चैनल। दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े बढ़े और भारत की तरफ से पाकिस्तान जाकर पत्रकारिता की और फिर सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर की धारा 370-35 से हटाने की जनहित याचिका में शामिल रहे और आज देश और देशवासियों को जगाने और जात पात मुक्त भारत बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। लेकिन 1994 से लंबा वक्त लगा 2019 आने में, इसलिए बहुत बारीकियों पे मत जाइए। गुजरात में मैं जब भी भाषण देता हूं कहता हूं मैं हम आपके बड़े धन्यवाद करते हैं, बड़े आपके एहसानमंद हैं हम। हर गुजराती सभा में ये बात कहता हूं। मैंने कहा मैं रहने वाला तो यूपी का हूं। हम यूपी वालों को लगता है कि राजनीति सारी हम ही जानते हैं। बड़े प्रधानमंत्री दिए आपने, बड़ी हमारी शान है कि हमने इतने प्रधानमंत्री दिए। वो तो ऐसे लोग हैं कि जो काम उन्होंने 1947 में गलत कर दिया था उसके प्रायश्चित के तौर पे 2014 में पूरा कर दिया। लिहाजा आप ये देखें कि 2014 कैसे आया नहीं आया, कुछ लोग सत्ता पे आए, कौन सी पार्टी आई, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन 2014 से 2019 बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। क्यों? एक समाज जो लगातार इस चीज का आदी हो गया हो, मेरा क्या होगा, मुझे इससे क्या फायदा है, और वो इससे राष्ट्र निर्माण की बात करता है। यानी जब देश को तय करना है कि क्या होगा देश में, तो भी उसके निजी स्वार्थ इतने ज्यादा हुआ करते थे। इस देश में सेकुलरिज्म की 28 दुकानें हैं। वर्ड सेकुलर एक है, वोट बैंक भी एक है, लेकिन दुकानें अलग अलग हैं। तो आपको पहली बार एहसास हुआ कि हम किस दुकान के ग्राहक हैं, ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। आपने बड़ी कोशिश की, आपने यादव बन के वोट दिया, ठाकुर बन, हर किस्म का वोट आपने दिया। आप रीजन में बढ़ गए, लैंग्वेज में बढ़ गए, सब कुछ चलता रहा। और उन्होंने एक कहानी घुमाई कि अल्लाह की मखलूक, जो अखलुकुल मखलूकात है, जो सुप्रीम क्रिएशन ऑफ अल्लाह है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सब बराबर हैं। यह नहीं बताया कि हमारे यहां भी 72 फिरके हैं। और आपके राजनेताओं को आपको तोड़ने में, आपको अलग करने में, एक दूसरे के खिलाफ खड़ने में ज्यादा आसानी होती थी, इसलिए उन्होंने 72 फिरकों की बात ही नहीं की। आपकी स्थिति यह हो गई कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आपने सोशलिज्म को भी देखा, सेकुलरिज्म को भी देखा। स्थिति यह हो गई कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री, बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री ने जब अपना भाषण दिया, और जब लोगों को पता चला कि ऐसा भी भाषण दे सकता है कोई, और उसके बाद भी वो सेकुलर की पराकाष्ठा में माना जा सकता है, उन्होंने कहा कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है।
और यह कहने के बाद उनसे किसी ने सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं मांगा, बल्कि कहा यह तो सुपर सेकुलर है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जिस देश में जिन्होंने इस देश को लूटा, इसकी संस्कृति को नष्ट किया, गली गली चौराहे चौराहे उनके या तो स्टैचू लगे हुए हैं या सड़कों के नाम हैं, उन तमाम लोग जिन्होंने आपकी पहचान और आपके धर्म के नाम पर आपके साथ अत्याचार किया, वो यहां आते, यहां राज करते। ये दुनिया में होता है, लोग जाते हैं देशों में नाच करते हैं, चले आते हैं, लेकिन यह देश पहला ऐसा है कि हमारे इतिहास ने यह बताया कि जो इस देश की संस्कृति को गाली दे, इसकी सिविलाइजेशन को गाली दे, यहां के मानने वाले फेथ की ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती करे, ऐसे ही बेइज्जती करने वालों का यहां एक ग्रुप बना और उस ग्रुप ने एक नई आइडियोलॉजी निकाली, उसका नाम था सेकुलरिज्म। इस सेकुलरिज्म के बारे में भी मिथ है। 1976 में मैडम इंदिरा गांधी को अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते भारत के प्रियम्बल में यह सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का शब्द जोड़ा। आई एम राइट? और एलएम सिंघवी साहब का नाम आपने सुना होगा, और अगर उनका नहीं सुना तो उनके बेटे को तो देखा ही होगा, जज कैसे बनाते थे वो। उनके पिता बड़े काबिल आदमी थे, बड़ी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी, रियली जीनियस मैन। हमने उनसे मुलाकात हुई है हमारी उनसे। इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म शब्द का ट्रांसलेशन क्या होगा यह जिम्मा एलएम सिंघवी को दिया। एलएम सिंघवी साहब ने अपनी तमाम दुनिया भर की जितनी भी डिक्शनरी थी सब पढ़ डाली, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म का हिंदी में अर्थ पंथ निरपेक्ष होगा। लेकिन या तो इंदिरा गांधी को किसी ने समझाया हुआ था या उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा था, वो नहीं मानी, और आखिर में एलएम सिंघवी साहब ने अपना पेन निकाल कर दे दिया मैडम इंदिरा गांधी को कि आप ही लिख लें, मेरे हिसाब से तो यही होगा। उन्होंने यहां तक कहा कि आप जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात कह रही हैं, अगर धर्मनिरपेक्ष ये देश हो गया तो इस देश में अनार्की फैल जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। यानी राजा को धर्म का पालन ही नहीं करना है। इस देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी को धर्म का पालन ही नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा कि आपने बेसिक गलती ये की कि धर्म और मजहब में फर्क नहीं किया, इसलिए धर्म और मजहब के हिसाब से तय हो गया ये। अगर भारत को होना था तो पंथ निरपेक्ष होना चाहिए था कि राजा का कोई मजहब नहीं होता। धर्म क्या है? आपका कर्तव्य, एक टीचर का कर्तव्य है वो स्कूल में जाए, ईमानदारी के साथ पढ़ाए। एक राजा जो है, जो किताब है जिससे वो देश चलता है, उसकी बुनियादों पे देश को चलाए। इसलिए मैंने कहा कि किसी मजहब का कोई प्रॉफिट होगा, कोई किताब होगी। मजहब आएंगे, समाप्त होंगे, फिर नए बनेंगे, और कोई दुनिया में यह गारंटी नहीं ले सकता कि कोई नया मजहब नहीं पैदा होगा, या आखिरी मजहब पैदा हो गया है, अब तो कोई पैदा होगा ही नहीं। जिस सनातन की बात मैं करता हूं, सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मंत्र पढ़िए, घंटा बजाइए, आप टीका लगाइए, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली सनातन थे। ये 1400, 1500 साल, 1200 साल पहले आपको बताया गया कि आप हिंदू हैं, और आप एक ऐसी संस्कृति के हिस्से होने के बाद आप कहां फंस गए, क्योंकि 1000 साल की गुलामी ने आपको, आपके पुरुषार्थ को इतना समाप्त कर दिया है, आपके सोचने की शक्ति को इतना समाप्त कर दिया है कि आपको लगता है हम इसके गुलाम थे, उसके गुलाम थे, हम तो बहुत ही खराब लोग थे, सारी कमियां हमारे अंदर हैं। यह सोच समझ के आपके अंदर भरा गया। उस दौर में भी बड़े बड़े पुरुषार्थी लोग थे, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उन्हें समाप्त किया गया। ऐसा नहीं है
कोई माई का लाल इस देश में यह नहीं बता पा रहा कि होमी जहांगीर भाभा कैसे मरे, नहीं बता पा रहा। कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई थी या मौत हुई थी, नहीं बता पाता कोई। इसलिए तमाम उन चीजों पे राज हैं, बाकी चीजों पे नहीं है। तो ये समाज जब उस वक्त उसने पूछना शुरू किया जब पूरी दुनिया आपको यह कहती थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो बहुत सारे लोग, हमारी जैसी आदत है, लोगों ने कहा 21वीं सदी आपकी होगी, तो उन्होंने चद्दर और तान ली, अब तो हो ही रही है, अब क्या हमें क्या करना है, हो जाएगी तो उठ के आ ही जाएंगे हम। लेकिन जो लोग आपसे कह रहे थे, मैं कह रहा हूं, वो आपको 1947 से नहीं जानते, वो आपको 5000 साल पुरानी सभ्यता से जानते हैं। आप दुनिया का मीडिया नहीं पढ़ते हैं, वो आपके पुरुषार्थ को जानते हैं, वो जानते हैं कि आपने पूरी दुनिया को क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि चोरी उन्होंने की है, लेकिन उनके दिल में पता है कि हमने उस हिंदी का नाम अंग्रेजी में रख के वापस इनको भेज दिया है, और आपसे कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खाइए। तो आप जैसे जैसे अपने उस इतिहास की तरफ लौटना शुरू करेंगे, आजादी से पहले मैकाले और आजादी के बाद एक और मैकाले आए थे। अगर किसी की बात को समझना है तो जड़ तक जाइए। इसलिए आप तो उस धरती के लोग हैं जहां चाणक्य पैदा हुआ था। चाणक्य के घर से निकलने के बाद रास्ते में एक गोखरू का कांटा चुभ गया उसको। उसने कांटा निकाल करके हमारी तरफ फेंका नहीं, कांटा लेके जेब में रख लिया, और वो इस तलाश में वापस लौटा कि ये पैदा कहां हुआ था। और उस रास्ते से उसने थोड़ी दूर देखा, एक पेड़ लगा हुआ है, उस पे बड़े सारे गोखरू के कांटे लगे। उसने शिकायत नहीं की, उसने एफआईआर नहीं की, वो घर चला गया। दूसरे दिन एक बाल्टी मट्ठा लेके आया और पूरा उस पेड़ में डाल दिया। इसका सिर्फ इतना ही महत्व है कि समस्या की जड़ पता चल गई है तो उसकी जड़ में मट्ठा डालो, ये ऊपर से बात नहीं बनेगी। हम हर समस्या को उसकी जड़ नहीं खत्म कर रहे, हम टाइम बाय करके आगे बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, इसको भी लगा रहने दो, इसको भी लगा रहने दो, इनको भी यहां रहने दो, इनको भी यहां रहने दो। अगर राष्ट्र बचाना है तो समस्याओं की जड़ में मट्ठा डालिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। और जिस तरीके से वैली के अंदर जिहाद का जो एपरेटस चला, सरकार जिहादियों की थी, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, ये मैं मानता हूँ ये वाइट कॉलर टेररिस्ट हैं और इस देश के संविधान को, दिल्ली को डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। भारत पिछले काफ़ी समय से दिल्ली बहुत कमज़ोर रही, इसलिए सूबों ने, राज्यों ने उस पर हावी हुए और ब्लैकमेल किया। सरकार को चाहिए एक जेनोसाइड कमीशन बनाया जाए और ये दुनिया का जेनोसाइड इसको डिक्लेयर किया जाए, ताकि जितने लोग भी हैं जिंदा या मुर्दा उन पे मुकदमा चलाया जाए। तो आज ये कहा जाए कि वहाँ पे नौकरियाँ बहुत हैं, आप जाइए वहाँ जाके रहिए, तो कश्मीरी हिंदू पंडित नौकरी की वजह से थोड़ी उनको भगाया गया था, वो तो इसलिए भगाया गया था कि फारूक अब्दुल्ला कन्वर्ट हो गए थे 1722 में, इकबाल कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन ये पंडित नहीं कन्वर्ट हो रहे थे, तो उन्होंने कहा इनको मार दो। तो क्या मामला था कि ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे? लिहाजा कश्मीरी हिंदू पंडित आएंगे, नौकरी मिलेगी, मैं समझता हूँ ये उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली बात है।
नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं, उनकी इंट्रोडक्शन देना तो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जब उन्हें देखेंगे आप खुद पहचान जाएंगे कि वो कौन है। तो मैं बता देती हूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू चेतना, थैंक यू जी सर, बात करेंगे सबसे पहले तो आपके जिस तरह से लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं। आप एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, मैं भी जर्नलिज्म कर रही हूँ, न्यू हूँ। तो सर किस तरह के टिप्स आप देना चाहेंगे? उस ज़माने प्रिंट मीडिया बहुत था, तो प्रिंट मीडिया में आपको स्टोरी एक ही बार फाइल करनी होती है, इसलिए आपके पास समय बहुत होता है और सुबह पेपर छपना होता है, तो आपके पास फैक्ट को चेक रीचेक करने का वक्त होता था कि टेलीविज़न के अंदर आपको चंद सेकंड के अंदर अपनी बात कहनी है और किसी भी इवेंट को कवर करना या किसी भी ऐसे हादसे को कवर करना, जब आप स्पॉट पे पहुंचते हैं तो आपको सब कुछ वही इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपको उस वक्त ये भी ध्यान रखना होता है कि प्लांटेड इन्फॉर्मेशन ना चली जाए, फैक्ट गड़बड़ ना हो जाए, कोई सेंसेशनल बात ना हो जाए, तो आपके पास समय जो है कम होता है। तो हमारे दौर के अंदर, क्योंकि जिन लोगों ने प्रिंट मीडिया किया और प्रिंट से जब वो टेलीविज़न में आए, तो क्योंकि उनकी ट्रेनिंग प्रिंट वाली थी, इसलिए वो हमेशा एक तो पढ़ते बहुत थे, तो पढ़ने की वजह से टेलीविज़न आसान हो गया उनके लिए। अगर चेतना जम्मू में है तो कोई 2-3 विषय ऐसे होने चाहिए जो चेतना को पता हो, उसकी पूरी हिस्ट्री पता हो, तो उससे होता है कि आपकी उसमें एक एक्सपर्टीज़ होती है, आप अच्छे सवाल पूछते हैं, आप अच्छी डेट्स और रेफरेंसेस पूछते हैं। जी सर, काफ़ी अच्छी गाइडेंस आपने दी, थैंक यू सो मच। लेकिन सर अभी मौजूदा हालात की बात करते हैं, ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जिस तरह से 370 हटा और आप भी इसके फेवर में ही थे, तो इस वक्त जो हालात जम्मू कश्मीर में है, क्राइम रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो सर किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को इन फ्यूचर? 100 सालों के बाद ये स्थिति है, इट विल टेक टाइम। मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो निज़ाम है, जिन चीज़ों की तरफ उसको ध्यान देना चाहिए, दे रहा होगा। मैं उनको बहुत पर्सनली इस मामले में नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 370 हटी तो पूरे देश को लगा कि हम जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, बच सकते हैं। तो पूरे देश में डोमिसाइल का 3 साल का मामला है, 4 साल का मामला है, तो फिर जम्मू कश्मीर में जब 370 हटी तो 15 साल का क्यों है? तो क्या जो आज डिस्पेंसेशन है दिल्ली में 15 साल बाद नहीं होगा, तो क्या 370 वापस नहीं हो जाएगी? या ये जो आपने 15 साल है इसको उठा के लोग 40 साल कर दें, 50 साल कर दें, तो फिर 370 हो गया। तो मुझे लगता है कि जब आप बहुत फर्म होते हैं, आप ताकतवर होते हैं, और भारत पिछले काफ़ी समय से, दिल्ली बहुत कमज़ोर रही, इसलिए सूबों ने, राज्यों ने उस पर हावी हुए और ब्लैकमेल किया, अलग अलग राज्यों ने किया। आज दिल्ली बहुत मजबूत है, एक पार्टी की सरकार है और एक मजबूत प्रधानमंत्री है, एक देश का गृह मंत्री है, जिसको यहाँ की कमज़ोरियाँ और यहाँ की ताकत का अंदाज़ा है। जो कश्मीरी हिंदू पंडित बिखरे हुए हैं, जो उनको लूटा गया, मारा गया, रेप किया गया, भगा दिया गया, उनकी किस तरीके से उनके ज़ख्मों पे आप मरहम लगाएं, कैसे उनमें ये भरोसा जताएं कि वो यहाँ आकर के जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी वो वापस हो। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को चाहिए एक जेनोसाइड कमीशन बनाया जाए और ये दुनिया का जेनोसाइड इसको डिक्लेयर किया जाए, ताकि जितने लोग भी हैं जिंदा या मुर्दा उन पे मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि ये सिस्टम तो आज भी चल रहा है। अजय पंडित तो आज भी मारा गया 370 हटने के बाद। तो 370 से कश्मीर के हिंदू पंडितों के पलायन का संबंध नहीं है, ये तो एक सोची समझी रणनीति थी। भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री जो आपके राज्य का गया था, उसने और वीपी सिंह ने मिलके ये सब काम किया और होने दिया। तो आज जो दिल्ली में डिस्पेंसेशन है उसको राष्ट्र की चिंता है, और ऐसा लगता है तो राष्ट्र की चिंताओं में जम्मू इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जम्मू से होकर ही आतंकवाद पटना तक पहुंचता था, बनारस तक पहुंचता था। लिहाजा आतंकवाद पे कड़ी कार्रवाई करते हुए ये न देखा जाए कि आतंकवादी मुसलमान है या आतंकवादी पाकिस्तानी है। अगर कश्मीरी मुसलमान आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो मैं समझता हूँ बाहर से आने वाले जिसको आप गोली मारते हैं उसको भी गोली मारनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में हिंदू पंडितों को कश्मीरी मुसलमान पड़ोसियों ने मारा है, उन्होंने निकाला है। तो अगर वो एपरेटस में आज भी बैठे हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार को उनको भरोसा जीतना चाहिए। यानी कि आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदलेंगे?
भाई जिस झूठ मक्कारी का मुजाहरा बार बार ये कहते हैं कश्मीरियत कश्मीरियत, तो कश्मीरियत सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? या कश्मीरियत का मतलब यह है कि अपने पड़ोसी हिंदुओं को मार दो, मर्डर कर दो, बलात्कार कर दो और चिल्लाते रहो हमें तो कश्मीरियत चाहिए, कश्मीरियत चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कश्मीरियत और सबसे ज़्यादा जमहूरियत यही है। जमहूरियत का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ जम्मू कश्मीर में हुआ है, कहीं और नहीं हुआ है। और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत और कश्मीरियत और इंसानियत के नाते इस देश के जिहादी मुसलमानों ने और कश्मीरी मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। अगर ये कहीं दुनिया में होता तो बड़ा बवाल मच जाता, लेकिन आपने, क्योंकि एक राज्य जिसमें कश्मीरी मुसलमान यहाँ बहुसंख्यक हैं, वो भी फ्रॉड तरीके से आपने किए, आपने उनको मार के निकाल दिया, देश में प्रतिक्रिया नहीं हुई। चंद लोगों ने अखलाक को मार दिया तो देश में बवाल हो गया, लिंचिस्तान हो गया। इस देश में इतनी बड़ी लिंचिंग हिंदुओं की हुई, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन स्टेट वॉज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। जब राज्य सरकारें राष्ट्र के खिलाफ काम करती हैं तो ऐसा ही होता है। मैं बार बार कहता हूं, लंबे समय के बाद इस देश के सनातनियों ने लिखा कि एक ऐसी सरकार आई है जो राष्ट्र की चिंता करेगी। इसलिए राष्ट्र को बचाना है तो जम्मू को बचाना होगा, नहीं दिल्ली बचेगी नहीं। जाते जाते आखिरी सवाल करूंगी सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि आप यहाँ पर आज विज़िट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने अंदर से एहसास कमतरी, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को बाहर निकालना चाहिए। ख़ासतौर से हिंदुओं को उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो अपनी ताकत को समझें। और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ा काम ये करना चाहिए कि यहाँ मैं समझता हूँ कि अगर ये मांग करें कश्मीरी हिंदू, और ख़ास तौर से 1957 में लाए गए यहाँ जो वाल्मीकि थे, कि वाल्मीकि और कश्मीर के हिंदू पंडित ये मांग करें कि हमें राज्य की पुलिस में कोटे के तहत लिया जाए। अगर पुलिस में हिंदू होंगे, अगर पुलिस में दलित होंगे तो वो एम्पावर्ड महसूस करेंगे। इसलिए पुलिस की मांग करें। लिहाजा कश्मीर का युवा देश से जुड़ चुका है, इसलिए अब युवाओं को चाहिए कि जो जहाँ यहाँ जिहाद करेगा, जिसे जिहाद करना है वो पाकिस्तान चला जाए, जिसे जिहाद करना है कहीं और चला जाए। भारत में अब जिहाद नहीं होगा। अगर किसी ने जिहाद करने की कोशिश की तो फिर उसका वही हाल होगा जो बुरहान वानी का हुआ है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।